टॉप 47 एडजस्टमेंट्स की शीट मैंने दी थी सर, ठीक है। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो ये शीट आपको मिल जाएगी। इट्स नॉट अबाउट शीट, ये वीडियो है अबाउट कि सर एक्सप्लेनेशन, जो 47 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको दिए थे सर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी के, अब इसका एडजस्टमेंट कि कैसे कौन से ट्रीटमेंट होंगे क्या होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था सर आप शीट तो ले आए बट एक बार एडजस्टमेंट समझा दो सर, क्योंकि आपके एडजस्टमेंट समझाने के बाद इतना मजा आता है सर कि वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, एडजस्टमेंट समझते हैं। एंड प्लीज पूरा फोकस मेरी तरफ और ढेर सारा प्यार, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला दिया हुआ है पेमेंट मेड टू एन एडवोकेट इन दिल्ली, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट गिवन। मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं सर, जब भी कभी कोई आरसीएम वाली चीज दिए, नोट कर लो मेरी बात, जब भी कभी कोई आरसीएम वाला ट्रीटमेंट दिया रहे और उसका आपको डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ रहे ना सर, गारंटीड समझना सर वहां पर कुछ टाइम ऑफ सप्लाई को लेके झोल है, मतलब कुछ ट्विस्ट है टाइम ऑफ सप्लाई को लेके, क्योंकि वो ये चेक करना जरूर चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि नहीं कि आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ की आप लाइबिलिटी निकाल रहे हो उस मंथ में फॉल करता है कि नहीं। मान लो ये दोनों ट्रांजैक्शन जनवरी मंथ के और आपका टाइम ऑफ सप्लाई फेब मंथ में आ गया, तो जब मैं जीएसटी की लाइबिलिटी जैन मंथ की निकालूंगा तो फेब मंथ में अगर टाइम ऑफ सप्लाई फॉल कर गया तो मेरे लिए ये कोई काम का नहीं होगा। ये आपको छोटी बात लग रही है, मैं बता रहा हूं, ये चीज नहीं दिमाग में आती है, ये एग्जाम में दिमाग में नहीं आएगा। मेरी इस बात को नोट करो कि जब भी कभी आरसीएम का केस रहे, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट दिया रहे, हम टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के चेक करेंगे कि जिस मंथ की हम लाइबिलिटी निकालने बैठे हैं उस मंथ पे उसका रिलेवेंस है कि नहीं है। नहीं होगा इग्नोर करना, होगा तो दिमाग लगाना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पास्ट में 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें उसका रिलेवेंस नहीं था, हमें इग्नोर करना था। सही बता रहा हूं सब। चल आई होप ये 2 बात समझ आई, क्योंकि एडवोकेट फीस और डायरेक्टर। अच्छा चलो डायरेक्टर का यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है तो एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ सर। मैंने अभी जनवरी के एमटीपी सेकंड वाली सॉल्व कराई थी, या किस में तो नहीं जनवरी के एमटीपी नहीं, सॉरी जनवरी के एमटीपी नहीं, टॉप 39 क्वेश्चंस में जीएसटी के रिकॉर्ड कर रहा था। उसमें एक क्वेश्चन है सर, एक डायरेक्टर है जिसने कंपनी को अपना घर रेंट पे दिया सर। क्वेश्चन ये था आरसीएम अप्लाई होगा कि नहीं? नो। क्यों? एज अ डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में आप अपना घर रेंट पे नहीं दे सकते? दिया है तो क्या दिक्कत है? अगर एज अ डायरेक्टर देता तो आरसीएम अप्लाई होता, नॉट एज अ डायरेक्टर है तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। अच्छा पॉइंट था, याद आया तो बता दिया सर। अगला देखो, यही तो सीखने बैठे हो सर, यही सीखने बैठे हो आप। अगर ये मेरे साथ बैठ के सीख गए ना, अलग लेवल पे प्रिपरेशन से आपकी। देखो सर, एडवांस रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन जनवरी फॉर इनवॉइस इशूड इन फेब। बहुत ध्यान रखना सर, गुड्स के केस में हमें एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई होता ही नहीं है। गुड्स के केस में एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता तो वो हमारे लिए इररिलेवेंट होता है। सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस में होता है तो वो हमारे लिए रिलेवेंट है, ये ध्यान रखेंगे सर। गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अरे एक बात बताओ, आप अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करोगे, आईटीसी कैसे होगा? अब एक स्टूडेंट कल मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर अगर मैं गुड्स कंपोजिशन स्कीम वाले से परचेज करूंगा तो आईटीसी ले सकता हूँ? मैंने बोला एक बात बता, कंपोजिशन स्कीम वाला जब तेरे से टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया तो तू आईटीसी लेगा कैसे? नहीं ले सकता मेरे भाई। अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर। ओ भाई साहब देखो सर, प्योर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रिपेयर ऑफ अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। रिपेयर है, रिपेयर, ये रिपेयर है इसीलिए सर टैक्सेबल है। रिपेयर की जगह देखो लिखा हूं मैं, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन लिख देता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। इतनी छोटी छोटी माइन्यूट बारीक डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड की है ताकि एक स्टूडेंट इसको भी 2 बार पढ़ ले और 2 बार मुझे ही सुन ले। सर ना भी पढ़े 2 बार मुझे ही सुन ले, दिमाग में बैठ जाएगा और मेरी बातें दिमाग में एग्जाम में गूंजेगी सर। ठीक है, आगे देखो। अच्छा पता है, चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जितना दिया हूं उससे ज्यादा सिखा के जाऊंगा सर, ये मेरा वादा है। पता है एक बार एग्जाम के क्वेश्चन में आया, ये रेसिडेंशियल नहीं था, यहाँ पर सिंगल कमर्शियल था सर, कमर्शियल था सर, रेसिडेंशियल नहीं था। तो जब कमर्शियल है तो ओरिजिनल भी है तो भी ये टैक्सेबल है सर, क्योंकि कमर्शियल हमने कभी एग्जेम्प्ट किया ही नहीं, हमने रेसिडेंशियल एग्जेम्प्ट किया है। ध्यान रखना सर, ठीक है। ये बड़ी प्यारी प्यारी समझदारियां हैं सर, बहुत छोटी छोटी बातें सर।
परचेस कार ऑन प्लांट एंड मशीन एंड क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन फुल वैल्यू, ये तो सीखे होगे ना सर। फुल वैल्यू पे अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए तो फिर वो आईटीसी मिलता नहीं है सर, ठीक है। गुड्स नॉट रिसीव ड्यू टू ट्रैफिक जैम, नहीं मिलेगा सर, सेक्शन 17(5) और सेक्शन 16 बोल के रखा है सर, गुड्स रिसीव होना चाहिए तभी क्रेडिट देंगे। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल टू प्राइवेट कोचिंग्स, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर ये सर कॉलेज होता तो मिल जाता, मैं दे देता सर आईटीसी, ठीक है। ये टैक्सेबल है सर, प्राइवेट कोचिंग है ना, टैक्सेबल है, ध्यान रखना। इनवॉइस मिसिंग और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल, नहीं देंगे आईटीसी। अब एक स्टूडेंट का इसमें एक क्वेश्चन था, सर एक बात बताओ, अगर डेबिट नोट होगा तो डेबिट नोट के बेसिस में क्रेडिट मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी? चाहो तो नोट करके रखना है याद कि डेबिट नोट के केसेस में भी क्रेडिट मिलती है सर। अगला, रिपेयरिंग ऑफ बस विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 पैसेंजर यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेड एम्प्लॉइज, 13 से ज्यादा है मिल जाएगा, 13 से ज्यादा है मिल जाएगा, 13 से ज्यादा है मिल जाएगा। एक मस्त वाली बात बताऊं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में अगर 13 से कम हो तो भी मिल जाता है। एम्प्लॉइज और पैसेंजर में अंतर है मेरे भाया, ठीक है। पैसेंजर में हमें सिटिंग कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं, एम्प्लॉइज के लिए देखा जाता है, क्लियर। अगला, रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, सर मोटर व्हीकल अगर गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए तो वैसे ही क्रेडिट मिल जाती है, तो उनका अगर रिपेयरिंग भी हुआ तो भी क्रेडिट मिल जाएगी सर, क्लियर। अगला, सर्विस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू शुभविधि बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट इन अर्बन ब्रांच, सर अर्बन ब्रांच है इसीलिए टैक्सेबल है, रूरल ब्रांच होता छोड़ देता सर, रूरल ब्रांच होता छोड़ देता सर। रॉ मटेरियल डैमेज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, नहीं सर, कोई भी एक्सीडेंट, लॉस, डिस्ट्रॉयड, डैमेज, इन सब केसेस में क्रेडिट नहीं मिलती, आईटीसी नहीं मिलती सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, सर पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस रहा तो सर वो प्लांट एंड मशीन की कैटेगरी में नहीं है, आईटीसी नहीं है। पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री रहा तो प्लांट एंड मशीन की कैटेगरी में है, क्रेडिट मिल जाएगी, मस्त पॉइंट। ट्रक परचेज, ये तो नॉर्मली मिल जाती है सर। जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉइज नहीं मिलेगी जब तक वहां पर ना लिखा रहे ऑब्लिगेटरी नेचर, मत देना। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, ओ भाई साहब, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है सर, इंटरेस्ट ऑफ डिलेड पेमेंट सर चार्जेबल टू टैक्स, सर ये हम कहाँ पढ़ते हैं? अगर आपको याद हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में याद है लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ये सब चार्जेबल टू टैक्स है। अगर गुड्स लॉट्स में मिलते हैं तो जब लास्ट लॉट रिसीव होता है तब क्रेडिट मिलती है, ध्यान रखना, लास्ट लॉट, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो बहुत बार देखा मैंने। कंपनी सप्लाइड एट ₹10 इन जनवरी एंड आफ्टरवर्ड रिवैल्यूड एट ₹9 इन फेब, कंपनी बोलती है हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, मैं बोला भाई साहब मैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अलाउ कर देता, पर मुझे 3 बातें चाहिए थी, एग्रीमेंट होना चाहिए, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, आईटीसी रिवर्स होना चाहिए, मुझे ये 3 बातें आगे मिल ही नहीं रही है, काहे का क्रेडिट, काहे का कुछ नहीं होगा सर, नॉट कंसिडर्ड एज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मानेंगे ही नहीं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, वैल्यू कम करेंगे ही नहीं सर, 3 बातें मिली ही नहीं सर। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, आईटीसी मिलेगा नहीं सर, ये वाला पॉइंट भी बहुत आया एग्जाम में। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर कंडक्टिंग अ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर आपने सर्विसेज टू गवर्नमेंट दिए और वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर्विसेज है, तो सिंपल कंसेप्ट है सर कि भैया 75% या उससे ज्यादा खर्चा अगर गवर्नमेंट करती है तो एग्जेम्प्ट है, ये वाला आया हुआ है। बार बार इसका एग्जाम में क्या करते हैं पता है, ये 90,000 और ये 63,000 इस फिगर को चेंज करते हैं और हर बार देते हैं, तो आपको ये 75% याद रखना है। ट्रेनिंग के केस में 75% या उससे ज्यादा खर्चा अगर गवर्नमेंट करती है तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल। चलो अब अगर जानना ही चाहते हो तो थोड़ा और सुनो सर, अगर आप गवर्नमेंट को इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो सर 100% इंश्योरेंस प्रीमियम गवर्नमेंट पे करेगी तब एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट को अगर आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो तो सर 25% से ज्यादा गुड्स की वैल्यू नहीं होना चाहिए तभी एग्जेम्प्ट है। कुछ सुन ही रहे हो तो ज्यादा सीख लो, क्या दिक्कत है। स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट है तो कंसिडर्ड एज सप्लाई, सेम पैन नंबर पे चल रहे, सेम स्टेट के अंदर है और अपनी ब्रांच को दे रहा हूं तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। इतने मस्त वाले पॉइंट्स लेके आ रहा हूं सर, जो दिया है वो तो पढ़ा ही रहा हूं, जो नहीं दिया है वो भी
रिलेट करके सिखा रहा हूं ताकि लर्न हो जाए। अगर कोई ई इनवॉइस है जिसमें IRN नंबर नहीं है सर, तो उसे ITC के लिए एलिजिबल माना ही नहीं जाता सर। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट द अकाउंटेंट ऑफ अजय लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस फॉर 30,000 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस डेटेड 2nd of December 2025 was omitted to be recorded in the books of accounts and no payment was made against the same till the end of the January. This invoice was issued by Mukesh of Patna, from whom Ajay Limited has taken car on rental basis. ओ भाई साहब, कार की बात है तो ये तो RCM की बात है सर। ठीक है, तो मुकेश इंडिविजुअल, अजय लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट, RCM अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन, इस पॉइंट को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों टिक किया था, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, रीजन है सर, इनवॉइस की डेट दी हुई है, समझो मेरी बात, इनवॉइस की डेट दी हुई है। अब RCM का केस है और इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है, लिखा है ना सर, मुकेश सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है। तो आपको यहां से 60 डेज ऐड करना है एंड और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर सर, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो जिस मंथ का आप निकालने बैठे हो उस मंथ का आपको टाइम ऑफ सप्लाई पहले चेक करना है, फिर डिसाइड करना है कि उस मंथ में उस चीज की लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने दिया था सर, कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसा ही पॉइंट दिया, इसको क्या हो गया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ऐसा ही पॉइंट दिया हुआ था, उसमें यही चेक किए थे सर, यही चेक किए थे, डेट दिए थे, कितने स्टूडेंट टाइम ऑफ सप्लाई सोच पाए नहीं सोच पाए। बहुत सारे स्टूडेंट RCM सोचे, जिस मंथ का था उस मंथ में ट्रीटमेंट कर दिए। आपको ये देखना है ना सर, यहां पर आप 60 डेज ऐड कर लो तो बताऊं कितने दिन हो जाएंगे। दिसंबर में, अबे सोया हुआ ओ भाई, कैलसी क्यों नहीं चल, हाँ दिसंबर में 2 दिन हटाओ, दिसंबर के 29 डेज, जनवरी के 21 डेज और फेब में आ जाएंगे आपका 1, मतलब 1 फेब आ रहा है सर टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मेरी बुक में क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है उसमें ना हमें जनवरी मंथ की लायबिलिटी निकालने बोला है और 1 फेब को टाइम ऑफ सप्लाई है। तो जब मैं ये क्वेश्चन बना रहा था तब मैं जनवरी मंथ में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई फेब में फॉल कर रहा है। मैं कब का निकालने बैठा था, जनवरी का, इसीलिए इस पॉइंट का ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया था। इसीलिए मैंने लिख के दिया है कि भैया RCM तो है पर टाइम ऑफ सप्लाई पहले निकाल के चेक करना कि टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ की लायबिलिटी निकालने बैठे हो उस मंथ फॉल करता है कि नहीं करता। अगर उस मंथ फॉल करता है तो फाइन निकालो GST लायबिलिटी, और नहीं फॉल करता तो छोड़ दो। बहुत प्यारा पॉइंट था सर, मैंने इसको कराया क्वेश्चन बैंक में सर। ऑलवेज चेक कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, देन कंसिडर टैक्स रेट, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ये रहता है सर। ठीक है, परचेज ऑफ बिजनेस क्लास एयर टिकट फॉर ट्रेवल फ्रॉम आसाम, बिजनेस क्लास है टैक्सेबल है सर। ठीक है, बिजनेस क्लास है टैक्सेबल है, इकोनॉमी क्लास होता एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और बहुत बार आता है सर कि बुकिंग सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, बुकिंग सर्विसेज इन रिस्पेक्ट इन एयर इन इकोनॉमिक क्लास, वो अरुणाचल प्रदेश बगडोगरा वो वाला केस था ना, जाना आना, बुकिंग सर्विसेज टैक्सेबल होती है मेरे भाइया, बुकिंग सर्विसेज टैक्सेबल होती है। पैसेंजर का जाना आना एग्जेम्प्ट है उन स्टेट्स में, पर बुकिंग सर्विसेज टैक्सेबल होती है, ध्यान रखना सर। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अलॉन्ग विथ इट्स फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो ये कंपोजिट है, ये ध्यान रखना सर। एक क्वेश्चन मैंने देखा था सर मेरे ही क्वेश्चन में, जहां पर उसने सप्लाई किया गुड्स और गुड्स के बाद आपको नीचे दिया हुआ था कि फ्रेट का इतना खर्चा है, तो सर गुड्स और उसके साथ जो उसका फ्रेट लग रहा है ये दोनों कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट मतलब गुड्स हमारा प्रिंसिपल पर्पस था, तो जो गुड्स में टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है वही फ्रेट में भी होगा। बात समझ आई। इफ एनी क्वेश्चन इंटर इंट्रा नॉट मेंशन, अगर कोई पॉइंट कोई क्वेश्चन है जिसमें आगे ट्रांजेक्शन में आउटवर्ड सप्लाई हो इनवर्ड सप्लाई हो, अगर इंटर और इंट्रा नहीं मेंशन कर रहा है तो ध्यान रखना हमें प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर सोचना है और प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के बेसिस में करना है ट्रीटमेंट, और प्लेस ऑफ सप्लाई का कौन सा प्रोविजन अप्लाई करो ये भी बताना होगा। नहीं बताओगे फिर वही बात है, मार्क्स काट देंगे सर। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर, ITC मिलेगा नहीं सर।
इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं मिलता, इनपुट और इनपुट सर्विसेज सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके रखा है। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम लिक्विडेटेड डैमेजेस, इसको तो बड़े ध्यान से सुन लो सर। अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, एग्जेम्प्ट है, पूरा ध्यान देना मेरी तरफ। लिक्विडेटेड डैमेजेस गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, एग्जेम्प्ट है, मेरे हैंड रिटन नोट्स में सब है। पता नहीं आप देखते हो नहीं देखते हो, इग्नोर करते हो, क्या करते हो राम मलिक। हाय भाई जीएसटी, ओ जीएसटी, ये देखो टॉप 39 क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं। जीएसटी क्या था, लिक्विडेटेड डैमेजेस ना, सप्लाई चैप्टर में आ जाएगा। कहाँ लिखा था मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, कहाँ लिखा था मैं, बहुत अच्छे से लिखा था मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस को, ये रहा मैं लिखा हूँ, मेरे को इतना प्यार से लिखा हुआ याद नहीं आएगा सर। अगर गवर्नमेंट को पे करते हो एग्जेम्प्ट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिक्विडेटेड डैमेजेस मेंशन है, टैक्सेबल ही नहीं है। पर सर अगर आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो लिक्विडेटेड डैमेजेस का, तो सरकार बोलती है टैक्सेबल है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सब नोट्स बने हुए हैं, बैठ के सिर्फ पढ़ने की देर है आपकी, हर चीज तैयार है सर, हर चीज तैयार है। देखो सर, डीए प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड सर्विस, ए देखो भाई साहब, अभी यही तो बात कर रहा था, बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट फॉर एन एम्प्लॉय ऑफ एच एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन दिल्ली इन द इकोनॉमिक क्लास फ्रॉम बगडोदरा। बगडोदरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आ गया, बुकिंग सर्विसेज है इसीलिए टैक्सेबल है। पैसेंजर का बगडोदरा जाना आना एग्जेम्प्ट है, इकोनॉमी क्लास एयर में सर। ठीक है, डेबिट नोट के लिए देखो आईटीसी सेपरेट कैलकुलेट किया जाता है। सेपरेट क्यों बोला पता है, हो सकता है इनवॉइस कोई पर्सन 2024 में जनरेट किया हो, डेबिट नोट 25 में जनरेट किया हो। तो जब आप डेबिट नोट के लिए सर टाइम लिमिट देखोगे सेक्शन 16(4) में आईटीसी की, तो सर डेबिट नोट के लिए सेपरेट अलग से टाइम लिमिट देखना, इस चीज की क्रेडिट लेने की। ठीक है, इनवॉइस और डेबिट नोट के साथ में नहीं देखना, डेबिट नोट के अलग देखना। बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया तो एग्जेम्प्ट है, इन इंडिया हुआ तो टैक्सेबल होगा, ध्यान रखना। परचेज ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स विच आर यूज्ड टू सप्लाई फ्री ऑफ कस्टमर, फ्री टू कस्टमर नहीं, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है, सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके रखा है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच विद सेम जीएसटी नंबर है, देखो 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 यही ऊपर बता रहा था, सेम जीएसटी नंबर, सेम स्टेट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट, अगर डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट लिखा मतलब आपने उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया, और रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, कैपिटल नेचर का होता तो नहीं मिलता। अगला, फॉर रिवर्स चार्ज सर्विसेज, देखो देखो कुछ अच्छे एडजस्टमेंट्स लिखे मैंने। अगर रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कोई सर्विसेज दिखी आपको, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना उसकी क्रेडिट ले लो, क्योंकि जो हमने रिवर्स चार्ज में पे किया है उसकी हम क्रेडिट ले सकते हैं। फिर ऐड करो आरसीएम को नेट जीएसटी पेबल में, जो आप नेट जीएसटी पेबल निकालोगे ना, आउटपुट माइनस इनपुट, तो नेट जीएसटी पेबल, उसमें ऐड करना आरसीएम, तो आपका आएगा नेट जीएसटी पेबल इन कैश। क्या आएगा, नेट जीएसटी पेबल इन कैश। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू, होलसेल प्राइस, मार्केट वैल्यू, ये सब दे रहे हैं, ये सब बकवास है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंटर में तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, फाइनल में सबसे मतलब होता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखना, ध्यान देना सर कि ओमनी बस वाला कंपनी तो नहीं है। अगर कंपनी है तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा सर। ठीक है, और अगर कंपनी नहीं है तो आरसीएम अप्लाई होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा सर, ये चीज का ध्यान रखना। अब एक स्टूडेंट मेरे से पूछा, सर ये तो आप 9(5) के नोटिफाइड सर्विसेज की बात कर रहे हो जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है। मैं बोला परफेक्ट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था, सर मान लो कुछ ऐसे केसेस है जहां पर अगर वो कंपनी होती है तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं करता। सर जब उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं करता तो उस केस में अप्लाई क्या होता है, टीसीएस। भूल गए भाई, सेक्शन 52 टीसीएस का अप्लाई हो जाता है सर। क्लियर। सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर्स, तो नियरेस्ट कोस्टल लाइन, इसका तो मैं अभी सेकेंड एमटीपी में फर्स्ट क्वेश्चन कराया हूँ सर, जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव वाला। उसमें क्या था, एक केरला था और एक कर्नाटका था, कर्नाटका या तमिलनाडु ऐसे ही कुछ था सर, नियरेस्ट कोस्टल लाइन। ठीक है। एडवांस रिसीव फॉर सर्विसेज टैक्सेबल होता है सर। कमीशन रिसीव फॉर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मल्टी स्टोरेज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरेज और कमीशन है भैया,
कमीशन हमने एग्जाम नहीं किया है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो थी वो हमने एग्जाम किया, वो भी सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए तभी एग्जाम किया है। इतनी सारी बातें बोला, ध्यान रह रही है, सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, मुझे फोकस करने सुनना होगा सर। अभी ये टाइम नहीं है कि मैं 6-8 घंटे लेके आपको आराम से एक एक पॉइंट समझाऊं सर। इतना लंबा लोगे तो आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बाकी नहीं पढ़ना है क्या। ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, फोकस करो, टू द पॉइंट, एग्जाम में काम की चीजें बता रहा हूं मैं। वेयर हाउसिंग फॉर पल्सेस, दाल वगैरह एग्जाम्प्ट है सर। प्रोवाइडिंग वेयर हाउसेज फॉर किडी बीन्स, राजमा, रेड लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस एग्जाम्प्ट है, ये सब एग्जाम्प्टेड है, सब एग्जाम्प्ट। Company made a donation of 4,50,000 to a local old age home, a trust not registered under GST, for setting a water cooler at old age home with the name of the company embedded on the water cooler to express their support for the good cause. Very good point. पता है आपको, सिर्फ कंपनी ने अपना नाम डलवाया है, कोई मार्केटिंग नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, या सर कोई कमर्शियल पर्पस नहीं था, इसीलिए ये सप्लाई नहीं है। सिर्फ नाम दे देने से कुछ नहीं होता, नाम पढ़ के लगना चाहिए कि आप सर मार्केटिंग कर रहे हो, कमर्शियल गेन चाहते हो, फिलैंथ्रोपिक पर्पस नहीं है, ये लगना चाहिए। गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन अ डीसीए कैपेसिटी। भाई साहब, इसके रिलेटेड तो कितने क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे पूछे हैं सर कि सर होगा क्या, डीसीए का होगा क्या। ध्यान से सुनना, अगर डीसीए याद है ना सर, जो प्रिंसिपल को ये बोलता है, सुन मैं तेरा माल बेचूंगा और आगे कस्टमर को लोन भी दूंगा, ताकि कस्टमर तेरा पैसा तुरंत दे, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, पर मैं कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मैं प्रिंसिपल डीसीए को बोलता है, भाई सुन तू चार्ज कर इंटरेस्ट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पैसा मिल जाए। पर सरकार ने बोला भैया ये इंटरेस्ट वैल्यू में इंक्लूड होगा, ये इंटरेस्ट वैल्यू में इंक्लूड होगा प्रोवाइडेड, ध्यान देना सर, इसको लिख के बताता हूँ, प्रिंसिपल डीसीए और आगे कस्टमर, ठीक। प्रिंसिपल डीसीए को सप्लाई करता है, डीसीए आगे कस्टमर को सप्लाई करता है। एग्जाम में सबसे पहले ये चेक करना कि डीसीए जो कस्टमर को सप्लाई करता है वो किसके नाम से करता है। सर अगर ओन नेम से करता है तो इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर है, फिर ही हमें दिमाग लगाना है। और अगर प्रिंसिपल के नाम से करता है तो उस केस में तो दिमाग ही नहीं लगाना है हमें, खत्म, उस केस में कोई बात ही नहीं है सर। तो अगर डीसीए अपने नाम से करता है तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर होता है और उसे सप्लाई माना जाता है। क्लियर। अब बात ये होती है, जब ये शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है, सप्लाई माना जाता है, तो डीसीए ने कस्टमर को गुड्स की वैल्यू चार्ज करी सर, ठीक, प्लस इंटरेस्ट। आपको गुड्स की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट दोनों वैल्यू इंक्लूड करना है और दोनों वैल्यू इंक्लूड करके जीएसटी चार्ज करना है। इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड अगर ये दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर हुआ तो। अगर शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता तो ये इंटरेस्ट भी वैल्यू में नहीं आता। समझ आई बात? देखो सर, अगला रिसीव ट्रेनिंग। ओहो, ये वाला बताया था, याद है? अभी तो बताया था सर। ट्रेनिंग इन मार्केटिंग, बहुत प्यारा पॉइंट है ये, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। देखो, रिसीव ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे, ध्यान से सुनना, मस्त बताता हूं। प्रिंसिपल, डीसीए और कस्टमर। सर प्रिंसिपल और एजेंट, डीसीए भी एजेंट होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स शेड्यूल 1 में कवर है। अगर प्रिंसिपल एजेंट को सर्विसेज फ्री में देता है तो वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, उसको सप्लाई नहीं मानते और उस पर जीएसटी नहीं है। बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत ही प्यारा पॉइंट। आई होप समझ आया होगा। ये मैंने आपको पूरे 47 पॉइंट समझाए सर। अब अभी बहुत सारी चीजें जो इस चैनल पे आने वाली है, तो इस चैनल पे स्टे ट्यून, यहीं रहो, बहुत सारी चीजें हमें करना है सर साथ बैठ के, ठीक है? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।